रेडिएशन इंजीनियरिंग के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शिवम पांडे और आज का जो टॉपिक है वो है सिस्मिक रिफ्रैक्शन मेथड, जिसके बारे में हमने कुछ बातें करी थी। जो हमने रिफ्रैक्शन को समझने की कोशिश की थी फिज़िक्स के कुछ लॉज की वजह से, कुछ मदद से। उसके बाद हम थोड़ा सा लॉग्स और रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। जो बोरहोल लॉग्स होते हैं और जो हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। So let us begin now with this method first of all and then we'll move on to the next topic here. हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें बातें करी थी। पहली बात क्या, हमने बात करी थी स्नेल्स लॉ की, है ना। रिफ्रैक्शन की बात करी थी। हमने ये भी बात किया था रिफ्लेक्शन होता है एंड देन रिफ्रैक्शन में किस तरीके से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होती हैं और डेंसर से रेयर मीडियम में यदि वेव ट्रैवल करती है तब क्या रिएक्शन होता है ना, किस तरीके से ट्रैवल करती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाती है। जो बिहेवियर था हमने उसके बारे में बात करी थी। अच्छा, तो हम फिर से वापस इसी टॉपिक पे आते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं क्या कि जो आपका ये तो ग्राउंड लेवल है, पूरा काम आपका ग्राउंड लेवल पे चल रहा होता है, बट जो कैलकुलेशंस होती हैं उसको हमें इनकॉर्पोरेट करना होता है क्या, अलग अलग लेयर्स को। तो लेट्स से कि एक लेयर आपकी लेयर 1 रही, ये लेयर 2 एंड देन लेयर 3, 3 अलग अलग लेयर्स हैं आपकी सॉइल स्टेटम में। ओके, यहाँ पे जो वेव वेलोसिटी है दैट इज़ Vp1, यहाँ पे जो वेव वेलोसिटी है Vp2, यहाँ पे है जो दैट इज़ Vp3। अच्छा, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ Vp1, Vp2, Vp3, दैट इज़ नथिंग बट द प्लेन वेव जिसकी वेलोसिटी Vp1 बोल दी है। जो सेकेंडरी वेव है, जो शेयर वेव है, जो सेकेंड वेव है, इसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हम जो भी बातें कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, प्राइमरी वेव की। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे समझिएगा क्या कि अलग अलग लेयर्स हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस अलग अलग होगा, तो जो बिहेवियर होगा रिफ्रैक्शन के बाद वो भी अलग अलग होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहली बात हमने क्या करी, ये सोर्स है। सोर्स है, दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं इसको। सोर्स का पहला तरीका क्या है, आप इसको इम्पैक्ट दे दो बाय हैमर और समथिंग, है ना। दूसरा क्या होता है, आप यहाँ पे एक्सप्लोजिव या चार्ज उसको आप प्रोवाइड करिए और उसको ब्लो करेंगे तो कुछ ना कुछ वेव्स प्रोड्यूस होंगे। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ भी जो भी इम्पैक्ट दिया या फिर लेट से एक्सप्लोजिव था, तो जो भी वेव्स होंगी अलग अलग डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होंगी। अब इन अलग अलग डायरेक्शन में ट्रैवल करती हुई वेव्स को हमें एनालाइज करना है। ऑलराइट, तो लेट से क्या होता है कि कुछ वेव ऐसी होंगी जो जाएंगी तो बट रिफ्रैक्ट होकर नीचे रह जाएंगी। ओके, कुछ वेव ऐसी होंगी कि रिफ्रैक्ट होंगी फिर वापस आएंगी वहाँ पे। कुछ तो ऐसी होंगी जो इंटरफेस पे जाएंगी, वहाँ पे टकराएंगी, देन रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएंगी। सो अलग अलग तरीके से वेव्स जा सकती हैं। तो हम यहाँ पे पहली वेव जो कंसिडर कर रहे हैं उसको यहाँ पे समझिएगा क्या, लेट्स से वी आर कंसिडरिंग दिस वेव। यदि ये वेव को मैंने लिया और ये मैंने बताया क्या, दिस इज़ द नॉर्मल, दिस इज़ द नॉर्मल हेयर। अब यहाँ पे एक चीज़ है क्या कि इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, यदि ऐसा होता है तब क्या होगा, ये वेव जो ट्रैवल कर रही होगी दिस विल बी मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब एक ऐसा कंडीशन भी आएगा इसमें कि जो वेव है, एक ऐसा इंसिडेंट एंगल होगा कि जो वेव है ये क्या होगा, दिस विल बी मूविंग पैरेलल टू द इंटरफेस। अच्छा, एक चीज़ और हो सकती है क्या कि यदि हमारी वेव दूसरी हो, लेट्स से दिस वन, है ना, थोड़ा स्ट्रेट वेव थी, ये क्या हुआ, ये भी जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगी बट इतना ज़्यादा मूव नहीं कर पाएगी। ओके, तो क्या हुआ, ये वेव यहाँ पे आई दूसरे वाले और तीसरे वाले लेयर के इंटरफेस के पास, एंड देन व्हाट हैपेंस, देन इट मे हैव वुड हैव रिफ्रैक्टेड, बट कुछ ऐसा एंगल रहा होगा इंसिडेंट का कि वो वेव इसके पैरेलल चल दी, है ना। अभी हम बात करेंगे क्रिटिकल एंगल की तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे दोनों बातें करी, दोनों में मैंने क्या बोला कि जो वेव है ये ट्रैवल हो रही है बट ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव कर रही है। तो यही इसका ड्रॉबैक भी है, इस मेथड का यही एक ड्रॉबैक है कि हम यहाँ पे कंसिडर करके चलते हैं कि जो भी है, ऑलराइट, कि यहाँ से ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है और ये सबसे रेयरेस्ट मीडियम है। ओके, सो ऑल्सो वी कैन से दैट दिस एंटायर मेथड इज ओनली एंड ओनली वैलिड if Vp3 is greater than Vp2 is greater than Vp1। यदि ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती है तो आप मेथड ये अप्लाई नहीं कर सकते हो। ओके, तो नाउ वी कैन बिगिन नाउ विद द एंगल्स। हमने अभी जो हमने देखा दैट वाज विद द रेज, कि रेज डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही हैं और उसके बाद भी फिर उससे भी रेयर मीडियम में जाएँ अगर, तो कैसे कैसे बिहेव कर रही होंगी। नाउ विल सी द एंगल्स हियर। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल ही मूव कर रही होंगी।
व्हेन दे आर मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। अच्छा, एक चीज़ और प्रॉपर्टी है यहाँ पे कि लेट्स से दिस इज द नॉर्मल, है ना, और ये वाली रे को हमने कंसिडर कर रखा है। यदि ये आती है और इसका जो इंसिडेंट एंगल है दैट इज़ व्हाट अल्फा 1, ऑलराइट, ये आपका क्या हो गया इंसिडेंस एंगल। जब वेव रिफ्रैक्ट हुई तो वो नॉर्मल से कुछ बाहर मूव करी, जो नॉर्मल से बाहर मूव करी, ये जो एंगल था ये क्या था आपका अल्फा 3, ऑलराइट। मैंने एक और एंगल ले रखा है इसी वेव का जो कि इस इंटरफेस से है, दैट इज दिस इज अल्फा 2। तो अल्फा 1 और अल्फा 3 तो आपको क्लियर है, एक हमने एक्स्ट्रा एंगल ले रखा है अल्फा 2 है, ओके। अच्छा, यदि मैं बात करूं स्नेल्स लॉ की जो हमने पिछली क्लास में देखा था, तो मैं ये कह सकता हूं कि sin अल्फा 1 by Vp1 is equal to sin अल्फा 3 by Vp2, alright। Vp1, Vp2, Vp3 you have already understood that these are the different velocities in different mediums। तो मैं ये स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये चीज़ कह सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात है क्या कि यदि नॉर्मल ये है और इंसिडेंट एंगल ये है ना, इंसिडेंट रे है ये और ये इंसिडेंस एंगल है, कुछ ऐसा इंसिडेंस एंगल हो कि ये वेव ऐसे रिफ्रैक्ट ना करके क्या हो जाए, कुछ ज़्यादा ही रिफ्रैक्ट हो जाए और रिफ्रैक्ट होके क्या करे इंटरफेस से पास होने लग जाए। यदि ऐसा होता है, ऑलराइट, यदि ऐसा होता है, दिस इज द फर्स्ट रे, दिस इज द सेकंड रे, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज द इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे क्या होगा, तो जो अल्फा 1 है वो तो ऐसा ही रहेगा, बट जो अल्फा 3 है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल से जो एंगल होता है अल्फा 3 दैट इज व्हाट 90 डिग्रीज। तो इस केस में जो भी इंसिडेंस एंगल होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, क्रिटिकल एंगल बोल देते हैं, है ना। तो वी आर सिंपली यूजिंग दिस फॉर्मूला हेयर, साइन अल्फा 1 बाई Vp1 इज इक्वल टू साइन अल्फा 3 बाई Vp2। यदि अल्फा 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऑलराइट, तो वहाँ पे क्या होगा, जो अल्फा 1 होगा, है ना, जो अल्फा 1 होगा वो क्या हो जाएगा, उसको हम बोल देंगे क्या, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल यहाँ हम अल्फा सी से डिनोट कर रहे होंगे, ओके। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं थोड़ी सी। अल्फा 3 की वैल्यू हमने यहाँ पे 90 डिग्री पुट करी, ऑलराइट। साइन अल्फा 1 बाई Vp1 इज इक्वल टू साइन 90 बाई Vp2, ओके। तो साइन 90 की वैल्यू आपको पता है दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम आगे बात कर सकते हैं, साइन अल्फा 1 बाई Vp1 इज इक्वल टू 1 अपॉन Vp2। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि अल्फा 1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स Vp1 बाई Vp2, ओके। सो नाउ लेट अस सी हियर, let the critical distance be xc, okay। If x is less than xc then the direct rays will reach earlier, if x is greater than xc then the refracted rays will reach earlier, if x is equal to xc then both the rays will reach at the same time। यहाँ पे दो पाथ हैं, अगर आप समझो यहाँ पे दो पाथ हैं, क्या कि अगर ये सोर्स है आपका a, तो a से इफ दिस इज़ द रिसीवर, है ना, ये जियो फोन मैंने मान लिया कि यहाँ पे रखा हुआ जीपी मैंने डिनोट कर रखा है, इसको जियो फोन है। इफ़ इन दिस केस व्हाट हैपेंस कि एक रे तो ऐसे जाएगी डायरेक्ट, वो रास्ता क्या हुआ, ए से डायरेक्ट सी का रास्ता। एक रे और जाएगी कैसे, ये वाला रास्ता जो जाएगा ए से बी, फिर बी से डी, फिर डी से सी। मैं क्या बोल सकता हूँ, ए से बी, बी से व्हाट डी और डी से सी, दो रास्ते हैं। ये आपका डायरेक्ट वेव का है, ओके, और ये आपका रिफ्रैक्टेड, ओके, रिफ्रैक्टेड वेव का है, ए से सी और नीचे आपका हो गया ए बी डी सी वाला। यदि हम बात करें एक्स की, एक्स क्या है, एक्स सोर्स के बीच में और जो जियो फोन है उसके बीच का डिस्टेंस है, ओके। जो सोर्स है और जो आपका जियो फोन है उसके बीच का डिस्टेंस। यदि एक्स इज लेस देन एक्स सी, जो क्रिटिकल डिस्टेंस है उससे कम है, तो मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट रेज पहले पहुंच रही हैं। सिमिलरली यदि x ज़्यादा है क्रिटिकल डिस्टेंस से, यानी रिफ्रैक्टेड रेज पहले पहुंच जा रही हैं और डायरेक्ट रे बाद में पहुंच रही है। यदि x इज इक्वल टू एक्स ही है तो दोनों ही रेज साथ में पहुंचेंगे। तो हम यहाँ पे दो पाथ की बात कर रहे हैं। हमने यहाँ बात करी क्या कि एक पाथ तो ये होगा, एक पाथ ये होगा। अब हम ये बात करेंगे कि टाइम कितना लेगी, डायरेक्ट वेव ट्रैवल करने के लिए क्या टाइम लग रहा होगा, और इनडायरेक्टली या फिर मैं कहूँ रिफ्रैक्टेड तरीके से कितना टाइम लग रहा होगा। सो नाउ लेट अस सी दैट थिंग। जो डायरेक्ट रे ट्रैवल टाइम है उसको मैं टी डी से नोट कर रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज गिवन बाय एक्सन बाय Vp1, बिकॉज आप जो भी बात कर रहे हैं डायरेक्ट रे में वो क्या कर रहे हैं, पहले वाले मीडियम की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पहले मीडियम की, दिस वन, ऑलराइट। तो डिस्टेंस क्या हुआ, ए से लेके सी तक जाना है उसको, और ये डिस्टेंस मैंने डिनोट किया है एक्स एन से, ऑलराइट, एक्स एन इज देयर, और जो वेलोसिटी है दैट इज व्हाट Vp1। यदि मैं Vp1 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सो वी कैन इजली से
जैसे कि टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो वही चीज़ यहाँ पे भी करी है, एक्शन बाय Vp1। अच्छा, जो रिफ्रैक्टेड रे है उसका ट्रैवल टाइम, अगर आपको देखना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो डिस्टेंस पता होनी चाहिए, दूसरा क्या पता होना चाहिए, आपको स्पीड पता होनी चाहिए। यदि मैं डिस्टेंस की बात करूँ पहले, तो डिस्टेंस में क्या क्या चीज़ें आएंगी, एक तो AB आएगा, दूसरा समझिएगा क्या BD आएगा, तीसरा क्या आएगा DC आएगा। तो अभी हमें तीनों चीज़ें अभी यहाँ पे पता नहीं है, तो यदि हमें पता होती तो हम डायरेक्टली उसके हिसाब से हम देख लेते कि क्या डिस्टेंस है, और फिर उसका डायरेक्टली हम यहाँ पे बोल देते कि TR की वैल्यू कुछ है। तो फॉर द टाइम बीइंग दिस इज अननोन फॉर यू, सो लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड आउट दिस TR वैल्यू। तो यहाँ पे समझिएगा हम अब क्या करना चाहते हैं, TR वैल्यू निकालना चाहते हैं। टाइम निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस और स्पीड। डिस्टेंस पहले निकालते हैं, लेट्स सी द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज नथिंग बट AB, फिर हम बात करेंगे किसकी, BD, फिर हम बात करेंगे किसकी, DC, है ना। या हम अगर इन तीनों को निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। वेलोसिटी की बात मैं करूँगा अभी आगे। यदि हम इन तीनों डिस्टेंस को निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा एक तरीके से। तो लेट अस सी, यदि मैं बात करता हूँ कि ये जो है इस की थिकनेस H1 है इस लेयर की, और उसके नीचे वाले की H2 है ना, तो कैसे कैसे रहेगा। यदि मैं बात करूँ इस ट्राइंगल की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि ये α1 है या मैं कहूँ αc है, बिकॉज जो भी यहाँ से वेव ट्रैवल कर रही है वो रिफ्रैक्ट होके नहीं जा रही है, बल्कि क्या हो रही है, 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो रही है। ओके, किसी एंगल पे नहीं, लेस देन 90 पे नहीं, बल्कि 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो रही है। तो इस केस में क्या होगा, α1 इज इक्वल टू αc होगा। अच्छा, यदि मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ, ट्राइंगल व्हाट AFB, है ना, तो आप सिंपल cos αc की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो। आपको क्या निकालना है, AB निकालना है, AB निकालना है, आपके पास H1 है, आपके पास α1 है, सो यू कैन ईजिली फाइंड आउट दिस डिस्टेंस AB, दिस इज गिवन बाय H1 बाय cos αc। सिंपल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया है और कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल जो cos का फॉर्मूला होता है दैट इज ओनली अप्लाइड हियर। सिमिलरली जो CD होगा, जिस प्रकार से वेव यहाँ पे आई है उसी प्रकार से वेव वहाँ पे जा रही होगी। यहाँ पे यदि ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है, तो क्या हुआ, यहाँ पे तो रिफ्रैक्ट हो गए 90 डिग्री से, बट जब वापस रिसीव हो रहा होगा जियोफोन के द्वारा, जियोफोन जब वेव को लिसन करके अपने पास देखेगा, ठीक है, जब ये वेव रिसीव होगी यहाँ इसके पास, जियोफोन के पास, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो ये AB डिस्टेंस होगा, सेम ये आपका DC डिस्टेंस भी होगा। ओके, सो आप ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा लो तो भी चीज़ें सेम आएंगी, नहीं तो आप AB इज इक्वल टू CD भी कर देते हो तो भी इट इज़ इक्वल। अच्छा, सो दिस कम्स आउट टू बी H1 बाय cos αc है ना। आप ट्राइंगल में आप फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा cos αc का, सो यू कैन इजीली फाइंड आउट दैट वैल्यू। अब हम बात करते हैं BD की। तो BD की यदि मैं बात करूँ तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ अभी तो यहाँ पे पैरेलल है। यदि पैरेलल है तो आप डायरेक्टली कह सकते हो क्या, कि यदि मुझे A से C के बीच की दूरी पता चल जाए, ऑलराइट, A से C के बीच की दूरी पता चल जाए, वो क्या है, xn। ओके, आपको डिस्टेंस तो पता है ग्राउंड पे कि x1 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है, कितने कितने दूरी पे आपने जियोफोन्स लगा रखे हैं वो तो आपको पता ही है। सो व्हाट हैपेंस कि आपके पास xn की वैल्यू है, और यदि आप इन दोनों को घटा दीजिए यहाँ से, क्या क्या, एक तो आपका AF को सब्ट्रैक्ट कर देना, और आप क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, EC को सब्ट्रैक्ट कर दो, किस में से, पूरे में से। पूरा क्या है इसमें, xn है ना, पूरा डिस्टेंस क्या xn है, तो आपको क्या मिल जाएगा इससे, EF की वैल्यू मिल जाएगी, EF, जो कि किसके बराबर है, BD के बराबर है। ऑलराइट, सो दिस BD और EF इज इक्वल टू टोटल जो डिस्टेंस है xn माइनस CE प्लस AF। सो CE और AF की वैल्यू आप सिंपली ट्राइंगल से आप निकाल सकते हैं, जैसे आपने अभी यहाँ पे ट्राइंगल से निकाला था AB इज इक्वल टू H1 बाय cos αc, उसी प्रकार से CE और AF की वैल्यू आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। तो दिस इज xn माइनस H1 प्लस tan αc, और H1 प्लस H1 tan αc CE की वैल्यू है, और सिमिलरली AF की वैल्यू भी कितनी आ रही है यहाँ पे, H1 tan αc। सो दिस कम्स आउट टू बी xn माइनस 2H1 tan αc। तो यहाँ पे आपने तीनों डिस्टेंसेस का पता कर लिया। यदि आप तीनों को ऐड कर देते हो ना, AB प्लस CD प्लस दिस BD हियर, सो व्हाट कम्स आउट कि रिफ्रैक्टेड रे ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अच्छा, अब हमें यही बात करनी थी यहाँ पे, तो आप समझो कि डिस्टेंस बाय व्हाट, द स्पीड। तो सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं AB की तो इट इज़ व्हाट Vp1, हम बात कर रहे हैं BD की तो इट इज़ व्हाट Vp2, हम बात कर रहे हैं CD की जो बाद में रिफ्लेक्ट होके गई है यहाँ से, दिस वन हेयर, दिस इज़ व्हाट Vp1।
है ना, क्योंकि बस ये जो है आपका बी डी वाला वो क्या हो रहा है, इंटरफेस से ट्रैवल कर रही है, एंड दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ दिस सेकेंड लेयर, दैट इज़ Vp2। तो आपने सिंपली यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करी हैं, कुछ खास नहीं है इसमें, h1 बाय कॉस अल्फा सी, है ना, बाय Vp1, और सिमिलरली xn माइनस 2h1 tan अल्फा सी बाय Vp2 प्लस h1 बाय Vp1 कॉस अल्फा सी। सो आपको ये टी आर की वैल्यू मिल गई, बट अभी भी आपको यहाँ पे कॉस अल्फा सी की वैल्यू नहीं पता है ना, दोनों जगहों पे tan अल्फा सी की वैल्यू भी आपको नहीं पता है। ऑलराइट, देखा जाए तो आपको यहाँ पे h1 की वैल्यू भी नहीं पता है, कितनी थिकनेस है वही तो आप निकालना चाहते हो एक तरीके से। ऑलराइट, सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट नोन टू यू। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको आगे, साइन अल्फा सी और कॉस अल्फा सी और टैन अल्फा सी, इसको हम कैसे निकाल रहे होंगे। तो यहाँ पे आप समझिएगा, ये आपका स्नेल्स लॉ से हमने सबसे पहले डराइव किया था। ओके, जब हमने क्लास आज की स्टार्ट करी तो हमने सबसे पहले यही बात करी थी, क्या, साइन अल्फा सी इज इक्वल टू Vp1 बाई Vp2। यदि आप बात करोगे तो ये वाला एक्सप्रेशन आपको पता ही है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके हिसाब से ये आपने ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट की है, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी रूट ऑफ Vp2 स्क्वायर माइनस Vp1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय Vp2। सो दिस कम्स आउट टू बी कॉस अल्फा सी। तो आपके पास साइन अल्फा सी हो गया, कॉस अल्फा सी हो गया। टैन थीटा निकालने के लिए क्या करते हैं आप लोग, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सो दिस कम्स आउट टू बी Vp1 बाय रूट ऑफ Vp2 स्क्वायर माइनस Vp1 स्क्वायर। तो साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टैन अल्फा आपने किसके टर्म्स में निकाल लिया, Vp1 के टर्म्स में और Vp2 के टर्म्स में। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज़ को। नाउ विल बी सिंपली सब्स्टिट्यूटिंग इट इन द सेकेंड इक्वेशन दैट वी ऑब्टेन्ड। ऑलराइट, सो जो अभी हमने टी आर का एक्सप्रेशन एक ऑब्टेन किया था अल्फ़ा सी में, है ना, अल्फ़ा में जो ऑब्टेन किया था, वहाँ पे हम इस वैल्यूज़ को रख रहे हैं। सो ये तो आपका पहला टर्म हो गया, ये आपका सेकेंड वाला टर्म हो गया, और ये आपका थर्ड वाला टर्म हो गया। यहाँ पे तो हमने सिर्फ और सिर्फ इसको डिवाइड कर दिया है अलग अलग टर्म्स में, नथिंग डिफरेंट इज़ देयर। हमने सिंपली जो वैल्यूज़ थी कॉस अल्फा सी, टैन अल्फा सी, उसको हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। तो दिस सिम्प्लीफिकेशन कम्स आउट टू बी xn बाय Vp2 प्लस 2h1 रूट ऑफ वॉट, 1 बाय Vp1 स्क्वायर माइनस 1 बाय Vp2 स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्रैक्टेड वेव ट्रैवल टाइम। ओके, तो यहाँ पे पहला जो हमने निकाला था वो क्या निकाला था, TD। ऑलराइट, कि डायरेक्ट A से लेके C को जाने में कितना समय लगेगा, पहली चीज़। दूसरा यहाँ पे समझिएगा, A से लेके B, B से लेके D और D से लेके C, इसको कितना टाइम लग रहा होगा। तो हमने दो चीज़ों की बात करी, एक तो डायरेक्ट कितना समय लगेगा, और एक रिफ्रैक्टेड दूसरा रास्ता जो है उससे कितना समय लगेगा। सो हमने यहाँ पे दो एक्सप्रेशन निकाले, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 से ये रिप्रेजेंटेड है। ओके, सो लेट्स सी हियर, क्रिटिकल डिस्टेंस पे क्या होगा। मैंने आपको बताया कि जब क्रिटिकल डिस्टेंस है तो वहाँ पे जो डायरेक्ट रे जा रही होगी ऊपर से, दिस वन हियर ग्राउंड से, और जो रिफ्रैक्ट होकर वेव जा रही होगी, उन दोनों को ही सेम टाइम लग रहा होगा पहुँचने में। और हमारे पास अभी इस समय जो TD का एक्सप्रेशन है वो इक्वेशन नंबर 1 से मिल गया है, और जो TR का एक्सप्रेशन है वो हमें इक्वेशन नंबर 2 से मिल चुका है, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, Vp1 एंड Vp2। सो इफ़ यू आर सिंपली सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज, देन व्हाट हैपेंस, xc बाय Vp1 जो कि आपका TD है, ऑलराइट, और जो TR है दैट इज xc बाय Vp2 प्लस 2 टाइम्स h1 रूट ऑफ 1 बाय Vp1 स्क्वायर माइनस 1 बाय Vp2 स्क्वायर। यदि आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, सो दिस h1 कम्स आउट टू बी xc बाय 2 रूट ऑफ Vp2 माइनस Vp1 बाय Vp2 प्लस Vp1। अच्छा, आपको यहाँ पे एक चीज़ क्या नहीं पता थी, थिकनेस क्या होगी, है ना, थिकनेस किस चीज़ की, डिफरेंट लेयर्स की। तो ये जो h1 है यहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं पता थी कितनी थिकनेस होगी, वही आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। ओके, कि Vp1 और Vp2 के बीच में क्या रिलेशन है, और उसके हिसाब से h1 की वैल्यू क्या आ रही होगी। ओके, सो वी फाउंड आउट द थिकनेस हियर बाय द यूज ऑफ द रिफ्रैक्टेड वेव ट्रैवल टाइम एंड द डायरेक्ट वेव ट्रैवल टाइम। अच्छा, यदि मैं बात करूँ ग्राफ की यहाँ पे, तो ग्राफ यहाँ पे समझिएगा कि ग्राफ होता है एक्चुअली क्या है, ग्राफ इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन वन वेरिएबल टू द अदर वेरिएबल। अच्छा, एक में आप कुछ बदलाव करोगे तो दूसरे में आपको कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्या, x डायरेक्शन में डिस्टेंस है और y डायरेक्शन में क्या है आपका, दिस इज द टाइम हियर। ऑलराइट, तो जो ये x डायरेक्शन में आपका डिस्टेंस हो गया और y डायरेक्शन में आपका टाइम हो गया, यदि इसके बीच में हम रिलेशन की बात करते हैं तो ये आपको किसी न किसी इक्वेशन से आया होगा कहीं ना कहीं, या आपने जो वैल्यूज़ या पॉइंट्स प्लॉट किए होंगे उसके कारण आया होगा। तो लेट्स से आप का ये सोर्स हो गया 0, आप थोड़ी दूर पे जाते हो, आपको कुछ टाइम इंटरवल पे
आपने कुछ डिस्टेंस पे आपने जियोफोन नंबर 1 लगा रखा है, फिर जियोफोन नंबर 2 लगा रखा है, फिर जियोफोन नंबर 3 लगा रखा है ना, इस तरीके से 1 2 3, और फिर आपने 4 लगा रखा, 5 एंड देन 6। तो जो पहली वाली वेव आपके पास रिसीव होगी, है ना, लेट्स से ये x1 डिस्टेंस है, इसके कारण जो भी टाइम लगा होगा, लेट्स से t1 टाइम, ठीक। फिर यहाँ पे देखो जो जियोफोन है इसने रिसीव किया कितनी देर बाद, t2 टाइम बाद। जो तीसरा है उसने रिसीव किया कितने टाइम बाद, t3 टाइम बाद, है ना। तो ये चीज़ रही होगी। अब मैंने क्या किया, मैंने इसी को पॉइंट्स में प्लॉट किया कि पहला तो भाई जियोफोन ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, है ना। तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यूज़ हो गए। अब हम इनको जब ज्वाइन करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। इसका कुछ ना कुछ स्लोप रहा होगा। और सिमिलरली जब हम बात करेंगे रिफ्रैक्टेड वेव की, जो कि पूरा पाथ ट्रैवल करके आई है, जो कि ये रास्ता था ABDC वाला, तो इसका भी कुछ ना कुछ रहा होगा, है ना, रिलेशन टाइम के बीच में और डिस्टेंस के बीच में। जैसे जैसे जियोफोन की दूरी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे क्या हो रहा होगा, टाइम में भी कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। दैट इज़ द रिफ्रैक्टेड वेव हेयर। अच्छा, यहाँ पे समझिएगा, यदि हम बात कर रहे हैं तीसरे वाले के लिए, है ना, यदि इसके बाद एक और लेयर भी होती तो वहाँ पे भी क्या होता, वहाँ पे भी ऐसे ही हम लोग देख रहे होते। अच्छा, यदि हम बात करते हैं स्लोप की, तो मैंने बात करी क्या, स्ट्रेट लाइन है। जब स्ट्रेट लाइन बोला तो दो तरीके हो सकते हैं, क्या, या तो ओरिजिन से पास कर रही होगी या तो ओरिजिन से पास नहीं कर रही होगी। यदि ओरिजिन से पास कर रही हो तो हम इस चीज़ की बात कर सकते हैं, जो ये डायरेक्ट वेव यहाँ पे दे रखी है। और इसकी यदि मैं इक्वेशन की बात करूँ तो मैं क्या कहूँगा, y = mx। इफ़ आई टॉक अबाउट दिस रिफ्रैक्टेड वेव, तो क्या ये ओरिजिन से पास होती हुई दिख रही है आपको, नहीं। जब आपने जियोफोन्स यहाँ पे भी रखे थे तो आपने क्या किया, यहाँ पे भी पॉइंट प्लॉट किया होगा, उसके करस्पॉन्डिंग कुछ आपका टाइम आया होगा, है ना। तो x और t के करस्पॉन्डिंग जो भी टाइम आया होगा, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट हेयर, है ना। और फिर ऐसे ही कोऑर्डिनेट आपको ये मिला होगा, ऐसे ही आपको ये कोऑर्डिनेट मिला होगा, अलग अलग कोऑर्डिनेट मिले होंगे, आपने उसको ज्वाइन किया होगा, देन यू वुड हैव गॉट दिस पाथ। ऑलराइट, तो अगर मैं इस वाले एरिया की बात करता हूँ, सेकंड वाले की, तो इस वाले में क्या होगा, दिस वुड हैव फॉलोड द इक्वेशन y = mx + c, बिकॉज कुछ ना कुछ यहाँ पे इंटरसेप्ट कट हो रहा है। सिमिलरली यदि मैं बात करूँ, जो यदि आप दूसरा भी रिफ्रैक्शन हो जाता, लेट्स से यहाँ पे रिफ्रैक्शन होके, है ना, दिस वुड हैव गॉटन लाइक दिस, और फिर ये ऐसे वेव आ रही होती। यदि ऐसा होता तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन ड्राइव होता, और जो ये एक्सप्रेशन ड्राइव होता, दिस वुड हैव बीन व्हाट, दिस लाइन, ये पॉइंट कुछ मिला होता, ये पॉइंट कुछ मिला होता, और ये कुछ पॉइंट आपको मिल रहा होता। जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे क्या देखोगे आप कि जो टाइम है वो ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, सेम मिल रहा है, सभी के लिए सेम मिल रहा होगा। सिमिलरली तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यदि आप इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये भी क्या इक्वेशन फॉलो करेगी, y = mx + c। बस यहाँ पे m1 होगा, कुछ स्लोप अलग होगा, यहाँ पे कुछ स्लोप अलग होगा। ऑलराइट, सो लेट अस सी हियर कि ये जो स्लोप यहाँ पे मैंने लिख रखा है 1/Vp1, 1/Vp2 और 1/Vp3, ये कहाँ से आपको मिलता है। तो यदि मैं बात कर रहा हूँ कि ये डायरेक्ट वेव का ग्राफ बन के आया है हमारे पास, डायरेक्ट वेव का ग्राफ बन के आया है, तो लेट अस सी द इक्वेशन विच वॉज गिवन देयर व्हेन वी derive the formula for the direct wave। यदि मैं बात करता हूँ क्या, TD = xn/Vp1, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, TD = 1/Vp1 into what, xn। It is nothing but what, y = m into x। आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया था, y एक्सिस पे हमने क्या प्लॉट किया था, TD प्लॉट किया था, और उसके बाद हमने क्या प्लॉट किया था, x पे क्या किया था हमने, xn वाले प्लॉट किया था। सो वी कैन इजीली फाइंड आउट दैट दिस इज व्हाट 1/Vp1 इज द स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, यदि मैं बात करूँ TR की, है ना, सो दिस इज व्हाट xn/Vp2, तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, 1/Vp2। यदि मैं इस इक्वेशन की बात करूँ तो आप ये यहाँ पे आराम से देख सकते हो, क्या, y = mx, ऑलराइट, y = mx प्लस एन इंटरसेप्ट। जो इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा, ये होगा 2h1 √1/Vp1 स्क्वायर माइनस 1/Vp2 स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास ये रिफ्रैक्टेड वेव हो गई जिसका स्लोप आपका Vp2 मिला। यदि आप और ड्राइव करते हो तो दिस विल कम आउट टू बी व्हाट, Vp3 देयर। ओके, यदि मैं बात करूँ इफ़ xc = 0, है ना, यदि ऐसा होता है तो यानी कि x = 0, तब वहाँ पे क्या बात करोगे, जो TR की वैल्यू है ना, रिफ्रैक्टेड होके जो आई है, और जो TI की वैल्यू है वो इक्वल है, डेट कम्स आउट टू बी 2h1 √1/Vp2 स्क्वायर माइनस 1 बाय दिस इज व्हाट 1/Vp1 स्क्वायर माइनस 1/Vp2 स्क्वायर। So this comes out to be their value. Now
what are the limitations? Let's see here. This is a quick and reliable method in establishing the soil profiles, provided the deeper layers have greater densities and hence higher velocities. मैंने आपको ये चीज़ बताई थी क्या कि Vp3 must have been greater than Vp2 must have been greater than Vp1. यदि ऐसा नहीं होता है तब आप ये फॉर्मूला और ये एक्सप्रेशन लगा नहीं सकते हैं, ठीक. बट द प्रॉब्लम इज इट कैन नॉट बी यूज टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट टाइप ऑफ स्टेटा. आप अनुमान लगा सकते हो कि हाँ ये हो सकता है, बट एग्जैक्टली वही होगा तो उसके लिए आपको बोरिंग और सैम्पलिंग का ज़रूरत पड़ेगा. ऑलराइट, सो दैट इज़ गिवन देयर. टू ओवरकम दिस बोरिंग एंड सैम्पलिंग इज नेसेसरी. इसी तरह आप समझिएगा एक सिस्मिक रिफ्लेक्शन मेथड है. जैसे वहाँ पे आपने रिफ्लेक्शन की बात करी थी, यदि मैं बात करूँ कि इफ़ दिस इज़ द थिकनेस ऑफ दिस लेयर दैट इज़ दिस h, है ना, तो वेव यहाँ से चली है, जो ये सोर्स था यहाँ से वेव चली है और क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होके कहाँ चली आई, यहाँ पे चली आई. और जो यहाँ पे ये जो जियोफोन था इसने इसको रिसीव किया. ऑलराइट, तो जो एंगल बना रहा है वो क्या है, यहाँ पे अल्फ़ा है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो भी क्या होगा, अल्फ़ा ही होगा. इंसिडेंस इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ऐसा होता है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो Vp1 तो आपका पहले में वेलोसिटी है, Vp2 आपका दूसरे लेयर में वेलोसिटी है. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन हुआ है. जो सोर्स और जियोफोन के बीच की दूरी है वो क्या है, xn दे रखा है आपको. सो वी आर सिंपली नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूलाज इन दैट टर्म्स ओनली. जैसे हमने पिछले में बात करी थी, यहाँ पे भी क्या होगा, एक तो डायरेक्ट रे होगी और एक दूसरी क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी. जो डायरेक्ट रे होगी वो ए से सी डायरेक्ट जा रही होगी, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, ए से सी डायरेक्ट जा रही है यहाँ पे. ऑलराइट, और दूसरी रे क्या होगी जो ए से सी जाएगी बट वाया बी, तो ऐसे घूम के जा रही है वाली रे. तो दिस टी डी इज इक्वल टू एक्स एन बाई Vp1, और जो दो रिफ्लेक्टेड रे है उसका क्या हुआ, ए बी प्लस बी सी बाई Vp1, है ना. ये आपका ए बी डिस्टेंस हो गया, ये आपका बी सी डिस्टेंस हो गया. सो दिस एंटायर डिस्टेंस वी विल बी टेकिंग इनटू कंसिडरेशन. नाउ लेट अस फाइंड आउट द डिस्टेंसेस. तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पे देख सकते हो क्या कि ए बी डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, वही ट्राइंगल का यूज़ करिए आप. आपको अल्फ़ा की वैल्यू पता है, आपको दिस एच का आप यूज़ यहाँ पे कर सकते हो, है ना. सो दिस tan अल्फा इज इक्वल टू xn बाई 2 डिवाइड बाई h. ऑलराइट, सो दिस ए बी इज इक्वल टू बी सी, दैट कम्स आउट टू बी h स्क्वायर प्लस xn बाई 2 का होल स्क्वायर. ऑलराइट, नाउ दिस t वी पुट द वैल्यूज़ देयर, है ना. तो ये जो वैल्यूज़ हम यहाँ पे रखते हैं, उसके बाद जो h की वैल्यू आती है, जो थिकनेस है लेयर की, दैट कम्स आउट टू बी हाफ ऑफ Vp1 इंटू टी का होल स्क्वायर माइनस xn का होल स्क्वायर. बिकॉज xn तो आपको वैल्यूज़ को पता ही होंगी, है ना. यहाँ पे कुछ एक बात और कर लेते हैं. जो डायरेक्ट वेव है उसका तो स्लोप होगा Vp1. ऑलराइट, जो दूसरी वेव है उसका जो स्लोप होगा दैट इज़ द पैराबोलिक कर्व, जो ये रेड लाइन से डिनोट कर रखा है, दिस इज द पैराबोलिक पाथ. x इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे समझिएगा क्या कि t इज इक्वल टू टी नॉट, दैट इज गिवन बाय 2h बाय Vp1. और जब हम बात कर रहे हैं h की बात, तो यहाँ पे h समझिएगा हाफ ऑफ टी नॉट इंटू Vp1. हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 में रखा था इस वैल्यू को, और वी गॉट दिस वैल्यू. तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2, h इज इक्वल टू हाफ ऑफ Vp1 इंटू टी का स्क्वायर माइनस xn का स्क्वायर. तो ये दो मेथड्स हो गए यहाँ पे, दैट इज़ द सिस्मिक रिफ्रैक्शन मेथड और सिस्मिक रिफ्लेक्शन मेथड. बोरहोल लॉग से यदि मैं बात करूँ तो बोरहोल लॉग इज नथिंग बट द डिटेल्स ऑफ द बोरिंग विच यू आर डूइंग, either the client is doing or someone is doing. So that is the borehole logs. इस borehole log के बारे में हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे. थैंक यू फॉर टुडे.